Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know, CSIR NET 2025 जून साइकिल के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लेट हूँ और आप लोगों ने ये जो फॉर्म है उसके बारे में इसकी डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस, वो सब आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हो सकता है कि मेरे वीडियो के थ्रू उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और क्या आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, वो हम इस बारे में बात करेंगे। और फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना हम कब से स्टार्ट करेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, पॉसिबल हो तो करवा भी दें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो 3 जून यानी कि कल से ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो फिल होना स्टार्ट हो गए और 23 जून यानी कि 23 जून तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं। फीस ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली करने का मतलब आप 23 जून तक फॉर्म फिल कर देते हैं, फीस ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते किसी भी कारण से तो 24 जून रात 12 बजे तक आप फीस का ट्रांजिशन कर सकते हैं। फीस क्या क्या होगी, जनरल के लिए जो फीस होगी वो 1150 रुपये होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एनसीएल हो तो उसके लिए जो फीस है वो 600 रुपये होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस है वो 325 रुपये होगी। फीस अगर आपको सबमिट करनी है तो आजकल तो सबसे बढ़िया टूल जो है वो यूपीआई है, लगभग सभी लोग उसी से करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उससे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ऑफलाइन फीस सबमिट कराने का कोई चक्कर नहीं होता है। एग्जाम डेट्स की बात करें तो अगर उसके पहले आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, आपसे कुछ मिसमैच हो जाता है, कुछ गलत फिल कर देते हो तो उसको सही करने की डेट है 25 से 26 जून यानी कि फॉर्म को करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 25-26 जून को ओपन होगा। 26 जून लास्ट 12 बजे तक वो ओपन रहेगा। कुछ गलती हो जाती तो वो करेक्शन कर सकते हो। सिटी इंटीमेशन स्लिप यानी कि आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आता है, उसके लिए जो भी अनाउंसमेंट होगा वो वेबसाइट पर आपको देखना पड़ेगा CSIR नेट की। उसी तरह से एग्जामिनेशन जो डाउनलोड एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होने हैं वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कब आना है। एग्जामिनेशन मोड आपको पता है CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो टाइम मिलेगा वो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपका टाइम होगा। एग्जाम की जो स्केड्यूल्ड डेट है वो है 26, 27 और 28 जुलाई। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशली ये आपको ध्यान रखना है, 26, 27, 28 जुलाई। 26 जुलाई को किसका हो, 27 को ये अभी कंफर्म नहीं है, पर ये 3 डेट अपने कैलेंडर में मार्क कर देना, 26, 27 और 28 जुलाई। ठीक, उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह हम देख चुके हैं। आपको पता है कि 2024 जून के बाद से जो रिजल्ट है आपका वो 3 कैटेगरी में आने लग गया। पहले जीआरएफ और एलएस के लिए आता था, अब जीआरएफ, एलएस और पीएचडी के लिए आने लग गया। जो भी जीआरएफ की कट ऑफ क्लियर करेगा, जीआरएफ की कट ऑफ क्लियर करेगा वो जीआरएफ के लिए एलिजिबल होगा ही होगा, साथ में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा यानी कि एलएस के लिए, और वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा यानी कि वो तीनों के लिए एलिजिबल माना जाएगा। वो पीएचडी करना चाहता है तो पीएचडी कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर को जो एग्जाम निकलते हैं वहां पर वो फॉर्म भर सकता है, और जेआरएफ के लिए तो एलिजिबल है ही। इसी तरह से जो एलएस की कैटेगरी क्लियर करेगा यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी क्लियर करेगा वो जेआरएफ के लिए क्लियर नहीं माना जाएगा यानी कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर वो पीएचडी ज्वाइन करेगा तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के कहीं एग्जाम निकलते हैं उसके लिए वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। थर्ड कैटेगरी केवल और केवल पीएचडी के लिए, ये जो कैटेगरी क्लियर करेंगे उनको जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म निकलते हैं वहां पे वो अगर ये माना जाता है, ये मांगा जाता है उस फॉर्म में कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, तो नेट क्लियर होने का मतलब है आपका या तो कैटेगरी 2 में स्कोर हो या कैटेगरी 1 में स्कोर हो। अगर आपका कैटेगरी 3 में स्कोर है तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ के लिए, आप केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है ना, तो ये इन कैटेगरी का मतलब है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फिजिकल साइंस से एग्जाम दे रहे हो तो आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का होगा। 3 पार्ट में एग्जाम आएगा, एक आएगा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीनों एक ही पेपर के अंदर होंगे। पार्ट ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, पार्ट बी के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 25, पार्ट सी के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 30, यानी कि कुल मिलाकर पूरे पेपर में 75 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 15 अटेम्प्ट करने, कोई से भी 15 अटेम्प्ट कर दो। पार्ट बी में 25 में से मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट करने, कोई से भी 20 अटेम्प्ट कर दो। पार्ट सी में आपको 30 में से 20 अटेम्प्ट करना है।
करेक्ट आंसर के लिए आपको पार्ट ए में 2 नंबर मिलेंगे, पार्ट ए में करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, पार्ट बी में आपको करेक्ट आंसर के लिए 3.5 नंबर मिलेंगे और पार्ट सी में आपको करेक्ट आंसर के लिए 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि पूरा पेपर जो है वो मैक्सिमम 200 मार्क्स का हो गया। अगर आप नेगेटिव मार्किंग को काउंट करते हैं यानी कि गलत करते हैं तो पार्ट ए में अगर गलत करते हैं तो आपका नेगेटिव होगा 0.5, पार्ट बी में आपका नेगेटिव होगा 0.875 और पार्ट सी में आपका नेगेटिव होगा 1.25, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स भी इसी में है। ये केवल फिजिकल साइंस के लिए, हर सब्जेक्ट का जो मार्किंग सिस्टम है वो अलग अलग है। अर्थ साइंस का अलग है, मैथमेटिकल साइंस का अलग है, केमिकल साइंस का अलग है। तो ये केवल किसके लिए? फिजिकल साइंस के लिए। पार्ट ए जो है उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि जो हमारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है वो आते हैं। ये जिन बच्चों का स्ट्रांग होता है तो इस पार्ट से वो स्कोर अच्छा सा कर सकते हैं। तो जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका ये ठीक ठाक पोर्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड वाला, तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन वो आराम से निकाल ले जाते हैं। अभी तक इसकी प्रिपरेशन नहीं की है तो कर लिया करो और करना स्टार्ट कर दो। पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको फॉर्मूला बेस्ड नॉलेज है, आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता है तो पार्ट बी के आप क्वेश्चन कर सकते हो। पार्ट सी में आपकी नॉलेज चेक होती है, पार्ट सी में आपकी सब्जेक्ट में कितनी गहराई है, कितनी गहराई तक आपने पढ़ा हुआ है वो आपको चेक होता है। ठीक ठाक क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर डाले जाते हैं। तो अगर मैक्सिमम स्कोर करना है आपको एग्जाम के अंदर तो उसके लिए आपका पार्ट सी स्ट्रांग होना चाहिए। पार्ट सी आपका स्ट्रांग होगा तो इजीली आपका एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा पार्ट ए और पार्ट बी अगर आपके स्ट्रांग है तो कट ऑफ तक तो आप फिर भी पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके लिए? फिजिकल साइंस के लिए। अब बात कर लेते हैं किसके लिए? अपर एज लिमिट। तो अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है जनरल में वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जुलाई 2025 30 साल से ज़्यादा के अगर आप हैं तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए आप कंसीडर नहीं होंगे अगर आप 30 साल से ज़्यादा हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल में 5 साल का रिलैक्सेशन है और वो जो लिस्ट है वो आपको चेक करनी है। तो वो ओबीसी एनसीएल में कौन कौन होगा, एनसीबीसी ये वाली साइट है, इस पर आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। मैक्सिमम एज उसमें 50 साल जो भी है वो भी हो सकती है। इसी तरह से एडमिशन पीएचडी में लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया है। जनरल में 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए जुलाई 2025 को। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल के लिए अगर आप एमएससी किया हुआ है आपने तो 55% मार्क्स आपके ऑब्टेन होने चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से, एससी एसटी से हैं तो उस केस में आपका जो मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो क्राइटेरिया है वो लगभग सेम रहता है। तो ये आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट, उसके अलावा किस तरह का पैटर्न है ये सारा मैंने डिस्कस कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कब से शुरू कराऊंगा, जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे इसके इसके यानी कि नेट के जो प्रोफेसर क्वेश्चन है वो कब से स्टार्ट करेंगे। तो अगले एक दो दिनों में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे वो हम पार्ट सी को टारगेट करके करेंगे। ठीक है, हम टारगेट करेंगे किसको? पार्ट सी को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करा पाऊंगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम पर डे करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चन हम पर डे करेंगे और पार्ट सी को हम मेनली टारगेट करेंगे और 4 से 5 सब्जेक्ट ही हम कवर कर पाएंगे। 4 से 5 और ज़्यादा हो सका तो मैं ज़्यादा भी कवर करा दूंगा। पार्ट सी को हमारा मेनली टारगेट रहेगा। डेली के 4 से 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, मैं जैसे हमेशा डालता हूँ रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ वैसे ही यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने लेवल पे करते रहो और बाकी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के काम आने वाले हैं। पीवाईक्यू मैंने पिछले साइकिल में अपलोड किए थे तो वो पड़े ही हैं अभी यूट्यूब पर, वहाँ पर आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो वो पीवाईक्यू भी डेफिनेटली आप लोगों के काम आने वाले। बाकी कोई भी अपडेट आती है उसके लिए जो मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल CSIR नेट फिजिकल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको लिंक दिख जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी। तो इस वीडियो में इतना ही और बाकी कुछ भी अपडेट आती है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।